इन्फार्क्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इन्फार्क्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्फार्क्शन क्या होती है। इन्फार्क्शन होती है कि जब हमारी ब्लड सप्लाई जा रही है तमाम टिश्यूज़ को ब्लड वेसल्स के ज़रिए। अब अगर ये ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है जो सेल्स तक पहुंच रहा है और सेल्स उसको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अब खुद को ज़िंदा रखने के लिए। अब अगर ये ब्लड सप्लाई कट हो जाए, ये सब जो ब्लड सप्लाई कट होने का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई है, तो जो सराउंडिंग सेल्स हैं जिनको आगे ऑक्सीजन मिलनी थी उन्हें मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी जब उनको एरिया इन्फार्क्ट हो जाएगा। अब इन्फार्क्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। वो एरिया जहाँ पे इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया इज ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल, नेक्रोसिस हो गई है, मतलब सेल डेथ हो गई है, टिश्यू डेथ हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे जा नहीं रही होती है। इन्फार्क्शन होती है वैस्कुलर ओक्लूजन की वजह से कि वेसल जो ब्लड लेकर जा रही है वो ओक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है और नेक्रोसिस हो जाता है। अब वैस्कुलर ओक्लूजन के भी कॉजेस हैं, इसमें थ्रोम्बस की वजह से हो सकती है, एम्बोलस की वजह से हो सकती है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर जैसे कि आर्टरी है, यहाँ पे आर्टरी के आउटसाइड ट्यूमर है और वो ट्यूमर उस आर्टरी को कॉम्प्रेस कर रहा है। किंक्ड वेसल्स, अगर वेसल किंक्ड हो, यूं करके किंक बना हुआ हो जिसकी वजह से यहाँ पे वेसल ब्लड ओक्लूड हो रहा है, जैसे एक पाइप में किंक आ जाए तो वहाँ से वाटर जो है आगे पास नहीं हो रहा होता। इसी तरह अगर वेसल में भी ओक्लूजन आ जाए, किंक आ जाए तो ओक्लूड हो जाती है। वैसोस्पैज्म के स्मूथ मसल सेल्स वेसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उनमें वेसल को ओक्लूड कर दिया उन्होंने। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल ब्लड फ्लो जा रहा है एक आर्टरी से, अब अगर वही आर्टरी ओक्लूड हो जाए, वहाँ पे कोई थ्रोम्बस बना हुआ था, यहाँ पे थ्रोम्बस ने ओक्लूजन करते, तो नेक्स्ट जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही, वो उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ऑक्सीजन डेथ हो जाती है। सेल इंजरी होती है और फिर सेल डेथ हो जाती है अगर ये सेल इंजरी इरिवर्सिबल रहे। अब सेल डेथ की कौन सी टाइप है? नेक्रोसिस, इसमें नेक्रोसिस होगी, सडन सेल डेथ है। नेक्रोसिस की वजह से वो एरिया इन्फार्क्ट हो जाता है और इसे इन्फार्क्शन कहा जाता है। ये पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। इन्फार्क्ट को उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, रेड इन्फार्क्ट और वाइट इन्फार्क्ट। अब रेड इन्फार्क्ट रेड क्यों होता है और वाइट इन्फार्क्ट वाइट क्यों होता है वो डिपेंड करता है उस टिश्यू टाइप पे और उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई पे। पहले हम रेड इन्फार्क्ट को देखते हैं। इसकी ग्रॉस अपीयरेंस रेड क्यों आती है? क्योंकि इसमें एक तो इस्केमिक नेक्रोसिस होता है, उस ऑर्गन का इस्केमिक नेक्रोसिस के साथ उस ऑर्गन में ब्लड लीकेज हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ब्लड लीकेज हो जाता है उस इन्फार्क्ट में, मतलब उस एरिया में जो कि नेक्रोसिस का शिकार हो चुका है। अब ब्लीडिंग क्यों होती है? इनिशियली हमारे पास ये होता है कि कोई वेन ब्लॉक हुई या कोई आर्टरी ब्लॉक हुई। जब वेन ब्लॉक हो गई तो पीछे से जब वेन ब्लॉक हो गई तो वेन से ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा रहा, तो पीछे से भी पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। आर्टरीज से भी आर्टरीज में भी फ्रेश ब्लड नहीं आएगा क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से पीछे से भी रेड इन्फार्क्ट उन ऑर्गन्स में हो रहा है जिनमें आर्टरीज में कोलैटरल फ्लो है, लेकिन ये कोलैटरल फ्लो ऐसा है जो ब्लड सीपेज तो वहाँ पे हो रही है, उन कोलैटरल्स के थ्रू ब्लड तो आ रहा है आर्टरी में, लेकिन वो कोलैटरल्स इस काबिल नहीं है कि वो उस ऑर्गन को लाइफ दे सकें, उस ऑर्गन को सस्टेन कर सके, मेंटेन रख सकें, तो ऑर्गन की डेथ होगी क्योंकि कोलैटरल फ्लो इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऑर्गन को मेंटेन कर सकें। उनके इफेक्टिव ब्लड सप्लाई ऑर्गन की रुक गई है, ऑक्सीजन डिलीवरी रुक गई है, सेल्स हाइपोक्सिक इंजरी और नेक्रोसिस का शिकार हो गए हैं। अब इस हाइपोक्सिक इंजरी की वजह से एंडोथेलियम भी डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स की वॉल डैमेज होने की वजह से वेसल्स लीकी हो जाती हैं, ब्लड अब वेसल्स लीकी हो जाती हैं। अब वो जो ब्लड जो वेसल्स में ब्लॉक हुआ है, जिसने बाकी भी ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है, वो वेसल से ऑर्गन में लीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उन ऑर्गन्स में हमें रेड इन्फार्क्ट देखने को मिलता है जो लूज होते हैं, स्पॉन्जी टाइप ऑर्गन्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स लीक होके ऑर्गन में आना शुरू हो जाते हैं, वेसल्स लीक होके ऑर्गन में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वेसल्स डैमेज है, तो आरबीसीज लीक आउट हो जाते हैं। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास? एक तो टिश्यू डेड है और उसमें ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एक तो डेड टिश्यू है, उसमें नेक्रोसिस का शिकार है, उसमें ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो रेड अपीयरेंस उसकी रेड अपीयरेंस आती है। इन्फार्क्ट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? वेनस ओक्लूजन हुई है, अगर टिश्यू लूज टिश्यू है जैसे कि लंग्स, जिनमें डुअल ब्लड सप्लाई है जैसे कि लंग्स हैं या फिर लिवर है। अब लंग में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी भी है और ब्रोंकियल आर्टरी भी है, दोनों से ब्लड सप्लाई हमें आ रही है।
दोनों से ब्लड सप्लाई लंग्स को जा रही है। अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन इतनी इज नॉट इनफ कि वो लंग टिश्यू को मेंटेन कर सके, कि वो लंग टिश्यू को सस्टेन कर सके और लंग टिश्यू जिंदा रह सके। लीवर में भी डुअल ब्लड सप्लाई है, लेकिन फिर फोर्थ रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से कि पहले ब्लॉकेज हुआ, वहाँ पे इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस हो गया, बाद में एंजियोप्लास्टिक से वो वेसल खोल दी। अब वेसल में ब्लड तो वापस आ गया, लेकिन टिश्यू की तो डेथ हो चुकी है, तो वो रेड हमें अपेयर होता है। अब यहाँ पे ग्रॉस अपीयरेंस में हमें वो रेड टू डार्क नज़र आएगा ऑर्गन जिसकी नेक्रोसिस हो गई है, वो इन्फार्क्ट एरिया है, वेज शेप्ड होगा, बेस उसकी टुवर्ड्स ऑर्गन सरफेस होगा। सेकंड टाइप ऑफ इन्फार्क्ट है हमारे पास वाइट इन्फार्क्ट, जिसे पेल एनीमिक इन्फार्क्ट भी कहा जाता है। टिश्यू नेक्रोसिस होती है और ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। इस टिश्यू हमें पेल वाइट कलर का ग्रॉस अपीयरेंस उसकी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लीकेज नहीं होता उस डेड टिश्यू में। ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है लेकिन ब्लड टिश्यू में लीक नहीं करता। पेल वाइट कलर का हमें नजर आता है। वाइट इन्फार्क्ट सॉलिड ऑर्गन्स में अपीयर होता है। वो ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन्स डेंस होते हैं तो ब्लड सेल्स की लीकेज लिमिटेड हो जाती है, और ये एंड उन ऑर्गन्स में भी देखने को मिलते हैं जिनमें एंड आर्टरीज जो हैं। आर्टीरियल ओक्लूजन से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई और इस्कीमिया हो गया। हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है एक्सेप्ट इन ब्रेन, जहाँ पे हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इनफैक्ट उन सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं जिनमें एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है। कौन साइड्स में इसके हार्ट आता है, इस स्प्लीन है, किडनी है। क्योंकि ऑर्गन्स में डुअल सप्लाई नहीं होती, किडनी, स्प्लीन और हार्ट, इन ऑर्गन्स में ये अपीयर होता है क्योंकि इनमें डुअल सप्लाई नहीं होती, तो ब्लड सीपेज भी नहीं होता। टिश्यू डेथ हो गई है, अब इमरजेंसी रिस्पांस ट्रिगर होगा। टिश्यू डेथ के बाद के हम इवेंट्स को देखें, टाइम हमें नॉर्मल नजर आएगी, ग्रॉस अपीयरेंस नॉर्मल होगी। फोर्थ टिश्यू नेक्रोसिस दिखाई देना शुरू होगी, जिसमें अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो सेल्स ज़्यादा पिंक नजर आएंगे। और नेक्स्ट 1 to 2 डेज में हमें क्या नजर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। न्यूट्रोफिल्स अटैक करेंगे ऑर्गन के मार्जिन्स पे, बाउंड्री पे अपीयर होंगे। हमें रेड कॉन्जेस्टेड बॉर्डर नजर आएगा टिश्यू का। डेज टू वीक्स में ये मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोस करके डेब्रिस को क्लियर करेंगे। फाइनल स्टेप जो होगा इसका, वो वीक्स में और मंथ्स में अपीयर होगा, जिसमें हमारे पास फाइनल में फाइब्रस स्कार अपीयर होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी। डेड टिश्यू जो है वो नॉन फंक्शनल कोलेजन स्कार से रिप्लेस हो जाएगा। एक हमारे पास टाइप ऑफ इन्फार्क्ट, सेप्टिक इन्फार्क्शन कब होती है, जब जर्म्स इन्फार्क्ट को अटैक करते हैं। नॉर्मली इन्फार्क्ट स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते हैं और वो स्टेराइल होता है। लेकिन अगर जर्म्स आएंगे और वो अटैक करेंगे इन्फार्क्ट को, तो हमारे पास जो इन्फार्क्ट होगा दैट इज सेप्टिक इन्फार्क्ट। वो क्लोड जिसकी वजह से इन्फाक्शन हुई है, उसमें बैक्टीरिया और वायरस, अगर वो क्लोड बैक्टीरिया और वायरस पे कैरी कर रहा हुआ, लाइक फ्रॉम इन्फेक्टेड हार्ट वॉल्व वो ब्लड आया है, फ्रॉम इन्फेक्टेड हार्ट वॉल्व वो थ्रोम्बस आया है। सेप्टिक इन्फार्क्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओक्लूजन हुई है, क्लोट बना हुआ है, उस क्लोट के बनने की वजह से सराउंडिंग एरिया में नेक्रोसिस हो गई है। अब इस क्लोट में बैक्टीरिया भी थे, अब ये बैक्टीरिया डेड टिश्यू को अटैक करते हैं और उसमें ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इन्फार्क्ट एब्सेस बन जाता है। पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि डिटरमिन करते हैं कि इन्फार्क्ट कितना स्वेयर है और कितनी जल्दी वो डेथ कॉज कर सकता है। इसमें हमारे पास 4 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि इन्फार्क्ट डिटरमिन करते हैं कि ओक्लूजन की वजह से किस हद तक सेवेरिटी कंडीशन सेवेयर हो सकती है। टिश्यू से पहले है हमारे पास नेचर ऑफ वैस्कुलर सप्लाई। ये नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑर्गन जिसकी ब्लड सप्लाई ओक्लूड हुई है, क्या उसके पास प्लान बी है, मतलब उसके पास अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई है। अगर तो डुअल सप्लाई है, और डुअल सप्लाई वो भी जो उसको सपोर्ट करे, सस्टेन करे, उसे ज़िंदा रहने में हेल्प करे, अगर वो सप्लाई है तो इन्फाक्शन नहीं होगी। अगर एंड आर्टीरियल है उसकी ब्लड सप्लाई, तो उसमें इन्फाक्शन हो जाएगी अगर उसकी मेन आर्टरी ब्लॉक हो गई है। फॉर एग्जांपल हम हैंड का देख सकते हैं कि हैंड में हमें 2 आर्टरी से सप्लाई आ रही है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी से। लेकिन एंड आर्टीरियल सप्लाई सिर्फ ए में ये है कि सिर्फ एक पाइप है और
के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ऑर्गन तक पहुंचने का, तो अगर वही मेन आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है तो वहाँ पे हो सकता है। अब जो डुअल सप्लाई वाले ऑर्गन्स हैं उनमें आते हैं हमारे पास लंग्स और लिवर। डुअल सप्लाई में हमारे पास आते हैं लंग्स, लिवर और हैंड। जबकि जो एंड आर्टीरियल सप्लाई है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो रीनल आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। इसीलिए स्प्लीनिक इन्फार्क्ट्स और रीनल इन्फार्क्ट्स ज़्यादा कॉमन है। फैक्टर है रेट ऑफ ओक्लूजन, कि रेट ऑफ ओक्लूजन स्पीड भी मैटर करती है। स्पीड भी मैटर करती है कि कितनी जल्दी ओक्लूजन हुई है। अब जैसे कि अगर वेसल जो है वो अचानक से ओक्लूड हो गई है, जैसे इम्बोलस स्टक हो गया, तो टिश्यू के पास कोई टाइम नहीं है कि वो खुद को प्रिपेयर करे या कोलैटरल्स को एक्टिव कर ले। लेकिन अगर ब्लॉकेज जो है वो स्लोली हुई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक बनता है थीरोसिक्लोरोसिस से, और साल लगे हैं बनने में उसे और ओक्लूजन करने में, तो कोलैटरल्स उस वक्त तक डेवलप हो चुकी होती हैं। फैक्टर है टिश्यू, थर्ड फैक्टर है टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया, के हमारी बॉडी के तमाम सेल्स एक जितने वल्नरेबल नहीं है हाइपोक्सिया से। कुछ सेल्स को हर वक्त ऑक्सीजन चाहिए, हर सेकंड ऑक्सीजन चाहिए, जबकि कुछ जो हैं वो टफ सर्वाइवर्स होते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। अगर ब्रेन जो है अगर ब्रेन में ब्लड 3 से 4 मिनट ब्रेन को ब्लड ना मिले तो वो इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो सकता है। जबकि अगर हम मायोकार्डियल सेल्स की बात करें हार्ट के जबकि हम अगर मायोकार्डियल सेल्स की बात करें तो ब्लड सप्लाई ना मिलने पर भी 20 to 30 मिनट्स जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद उनकी डेथ शुरू हो जाती है। और यही 20 to 30 मिनट्स जो है वो एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हम हार्ट को बचा सकते हैं पेशेंट के। फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये टफ सर्वाइवर्स हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं, और मसल सेल्स का इनसे भी ज़्यादा टाइम पीरियड होता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब फोर्थ पे जो फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि इन्फाक्शन कितनी जल्दी हो सकती है, दैट इज़ ब्लड ऑक्सीजन कॉन्टेंट की क्वालिटी। ब्लड में ऑक्सीजन की क्वालिटी कैसी है।